So I think the sheet is visible. Till now I have discussed 42 questions. Now you are getting 43. Question number 43 you are getting here. And we have KK Tripathi ji, Dr. SK ji, Pratima Madam, Lalsa, Kamlesh, Vinod. So I just want to tell you ki there is a question 43. The idol is a Greek word. करें कि जो idol है यह एक ग्रीक वर्ड है. It means इसका क्या मतलब होता है. मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो idol है यह जो है एक तरह का पोयम हो सकता है, या पीस ऑफ पोयम हो सकता है, या पार्ट ऑफ पोयम, या पोयम का एक हिस्सा है. और जो ईडल है यह ग्रीक वर्ड है. इसका मतलब होता है कि लिटिल पिक्चर. 43 का ए. तो ये चीज हमेशा जो है हमें ध्यान में रखना है. ये चीज पूछा जा चुका है. द ईडल इज अ ग्रीक वर्ड. जो ईडल है ये ग्रीक वर्ड है. और ईडल का क्या मतलब होता है, तो ईडल का जो मतलब है वो क्या है, तू है लिटिल पिक्चर. बड़ी और अच्छा। दादी रेला मैं तुझसे बोल रही ना तो काहे बोले प्लीज म्यूट. कमलेश जी प्लीज म्यूट. लाडी रविवा लाडी लाली वी लाडी आर गेटिंग बैकग्राउंड नॉइस. कमलेश जी. Now question number 44. Which of the following is mismatched? इसमें से कौन सा एक mismatched है? You see here, what you see here, Idylls of the King, Enoch Arden and Dora. It's the work of Tennyson. सही है. क्वेश्चन नंबर 44 में Idyll of the King, Enoch Arden, ENOCH, Enoch Arden and Dora. इट्स द वर्क ऑफ टेनिशन. ये किसका वर्क है, टेनिशन का वर्क है. तो इट्स अनदर सिग्निफिकेंट पॉइंट. इडल ऑफ द किंग, एना कॉर्डन एंड डोरा, दैट इज द वर्क ऑफ टेनिशन. ड्रामेटिक इडल, इट्स द वर्क ऑफ रॉबर्ट ब्राउनिंग. सही है. डेजर्टेड विलेज, ओलिवर गोल्ड स्मिथ का वर्क है. बिल्कुल सही है. माइकल, माइकल इज नॉट द वर्क ऑफ कीट्स. माइकल इज अ पोयम ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ. सो यू फाइंड कि 44 में जो डी है ये मिस मैच है. 44 का डी मिस मैच है. और इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, उसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज अ विलियम वर्ड्सवर्थ. So I just want to tell you कि when I talk about question number 44, Idol of the King, Enoch Arden and Dora, it's the work of Tennyson. ड्रामेटिक इडल्स, ब्राउनिंग का वर्क है, रॉबर्ट ब्राउनिंग. रॉबर्ट ब्राउनिंग हम सब लोगों को पता है कि ही वाज एन ऑप्टिमिस्टिक पोएट. ही इज नोन एज किंग ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग. रॉबर्ट ब्राउनिंग को किंग ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग कहा जाता है. रॉबर्ट ब्राउनिंग का बहुत सारा इंपॉर्टेंट ड्रामेटिक मोनोलॉग है, जिसमें प्रोस्पी के है, उनका आपका माई लास्ट डचेस है, एंड्रिया डेल सार्टो है, द लास्ट राइड टूगेदर है. और विक्टोरियन एज के बहुत ही लीडिंग पोएट्स में थे, ऑप्टिमिस्टिक पोएट थे. और जहां तक बात है डिजर्टेड विलेज, यह एक पोयम है ओलिवर गोल्डस्मिथ का. और ये पोयम प्री रोमांटिक पोइट्री का हिस्सा है, जिसमें टॉमस ग्रे आते हैं, जेम्स थॉमसन आते हैं, वहां का. माइकल जो है इट्स अ पोयम ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ. क्वेश्चन नंबर 45 है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? John Dryden Ode to Saint Cecilia, John Dryden Alexander Feast, फ्रांसिस टॉमसन द हार्ट्स ऑफ हेवन, ये सब सही है. रॉबर्ट ब्राउनिंग ओड ऑन द डेथ ऑफ ड्यूक वेलिंगटन, इट्स रॉन्ग. इट्स रॉन्ग. जो यहाँ पे लिखा गया है कि रॉबर्ट ब्राउनिंग ओड ऑन द क्या नाम है, ओड ऑन द डेथ ऑफ ड्यूक वेलिंगटन, इट्स द वर्क ऑफ जॉन ड्राइडेन. ये भी जॉन ड्राइडेन का वर्क है, बट इसको एक बार और चेक करना पड़ेगा. इट्स नॉट द वर्क ऑफ रॉबर्ट ब्राउनिंग. फ्रांसिस टॉमसन का द हार्ट्स ऑफ हेवन एक करेक्ट है. और जो जॉन ड्राइडेन का ओ टू सेंट सिसिलिया, जॉन ड्राइडेन अलेक्जेंडर फीस्ट, ये सब उनका पोयम है.
फ्रांसिस थॉमसन का द हार्ट्स ऑफ इवन कई बार पूछा जा चुका है, लेकिन रॉबर्ट ब्राउनिंग का ओड ऑन द डेथ ऑफ ड्यूक वेलिंगटन ये उनका वर्क नहीं रहा है। सो हियर यू फाइंड 45 का डी है, एंड द करेक्ट आंसर जो होगा वो ड्राइडन का वर्क होना चाहिए, बट आई हैव अ लिटिल डाउट, थोड़ा सा इसे और कंफर्म कर लीजिएगा या हम कंफर्म करके आपको बता देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा एक इनकरेक्ट है? एपिक इज अ लॉन्ग नैरेटिव स्टोरी इन वर्ड्स, सही है। एपिक जो है यह एक लॉन्ग नैरेटिव स्टोरी है, बिल्कुल सही है। अगर कभी कोई पूछता है व्हाट इज एपिक, एपिक इज अ लॉन्ग नैरेटिव स्टोरी इन वर्ड्स। सो यू फाइंड ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑप्शन बी दे रहा है इट हैज टू टाइप्स, ट्रेडिशनल एंड लिटरेरी एपिक। ये बात भी सही है कि एपिक के दो टाइप्स होते हैं, ट्रेडिशनल और लिटरेरी होता है। ऑप्शन सी है वर्जिल्स एनीड इज एन एग्जांपल ऑफ लिटरेरी एपिक एंड होमर्स इलियड प्राइमरी एपिक इन वर्ल्ड लिटरेचर। वर्ल्ड लिटरेचर में वर्जिल का जो एनीड है वो किसका एग्जाम्पल है? लिटरेरी एपिक का एग्जाम्पल है। वर्जिल्स एनीड इज एन एग्जाम्पल ऑफ लिटरेरी एपिक एंड होमर्स इलियड प्राइमरी एपिक, और होमर का जो इलियड है वो किसका एग्जाम्पल है? प्राइमरी एपिक का एग्जाम्पल है इन वर्ल्ड लिटरेचर। जो यहाँ पे एनीड है, ये एनीड एनीड बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई एनीड इज इम्पोर्टेंट? एनीड इम्पोर्टेंट इसलिए है कि एनीड का जो पॉइंट है वो केवल इस चीज से कि वो पहला लिटरेरी एपिक है, लेकिन उसका ट्रांसलेशन वो लैटिन में लिखा गया था, लैटिन से इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन इट वाज ट्रांसलेटेड बाय whom? It was translated by Virgil Aeneid, सॉरी नॉट वर्जिल, हेनरी होवर्ड अल्लाफ सरे, हेनरी होवर्ड अल्लाफ सरे ने उसको ट्रांसलेट किया था। और बुक सेकेंड एंड बुक फोर जो उसका ट्रांसलेशन हुआ था, बुक सेकेंड एंड बुक फोर यू फाइंड। तो आई जस्ट वांट टू टेल यू कि व्हेन यू गो विद दिस वर्क कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, तो इसमें से वर्जिल एनीड इज एन एग्जांपल ऑफ लिटरेरी एपिक सही है, होमर्स एलियड जो है प्राइमरी एपिक इन वर्ल्ड लिटरेचर। एपिक हैज ग्रांड स्टाइल एंड सेम थिंग इज डन इन मॉक एपिक विद सीरियस सब्जेक्ट, ये गलत है। इसका एक हिस्सा सही है, एक हिस्सा जो सही है वो कौन सा है? एपिक हैज ग्रांड स्टाइल, एपिक जो है ग्रांड स्टाइल में लिखी गई है, एंड सेम थिंग इज डन इन मॉक एपिक, ये चीज गलत है। मॉक एपिक में जो है जो सब्जेक्ट मैटर होगा वो कैसा होगा? वो एक तरह से उसमें सीरियस सब्जेक्ट मैटर नहीं होता है। तो एपिक जो है ग्रांड स्टाइल में होती है, बिल्कुल सही है। एंड सेम थिंग इज डन इन मॉक एपिक, ये पोर्शन गलत है। क्यों? जो मॉक एपिक होता है उसका जो सब्जेक्ट मैटर होता है वो ट्रिफल होता है, माइनर होता है, रिडिकुलस होता है, इस तरह की चीजें होती जो मैंने आपसे डिस्कस किया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा एक इनकरेक्ट है? दांते का डिवाइन कॉमेडी बिल्कुल सही है। बियोल्फ, बियोल्फ को लेके मैं यहाँ बात करना चाहूंगा। बियोल्फ इंग्लिश का पहला एपिक है जो एंग्लो सैक्सन पीरियड में आया हुआ है। किस पीरियड में आया है? एंग्लो सैक्सन। आई जस्ट वांट टू टेल यू कि जो बियोल्फ है वह इंग्लिश का पहला एपिक है, एंड इट केम इन एंग्लो सैक्सन पीरियड, और यह किस पीरियड में आया है? एंग्लो सैक्सन पीरियड में आया है। बियोल्फ के राइटर कोई भी नहीं। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे? क्योंकि वो किसी एक आदमी का काम नहीं था, वो टीम वर्क था, पूरी टीम ने उस काम को किया हुआ है। हाइपीरियन जो है ये जॉन कीट्स का पोयम है। सोहराब एंड रुस्तम जो है यह मैथ्यू अर्नोल्ड का वर्क है। सो ये चीजें, कुछ चीजें इसमें सही है, लेकिन क्या क्या चीजें जो है आप ये समझने की कोशिश करिए कि कौन सा इनकरेक्ट है। ये एक ऐसा सेक्शन है जो कि आपको इसमें इनकरेक्ट कुछ भी नहीं हो सकता है, लेकिन एक हिसाब से इनकरेक्ट एक चीज हो सकता है। वह कौन सा चीज है? जैसे कि मैंने, मेरा जो क्वेश्चन पूछने का पर्पस था कि मैंने राइटर और उनके नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। दांते डिवाइन कॉमेडी का है, बियोल्फ एंग्लो सैक्सन। तो बियोल्फ जो है एंग्लो सैक्सन किसी राइटर का नाम नहीं है, एंग्लो सैक्सन एक पीरियड है।
तो एक एतबार से, एक लिहाज से अगर देखा जाए तो बियोल्स जो एंग्लो सैक्सन एज में आया हुआ है, ये पीरियड के हिसाब से तो सही है, लेकिन ये कोई राइटर का नाम नहीं, उसका जो राइटर है बियोल्फ का वो कौन है, अननोन है। बिकॉज बियोल्फ जो है यह एक टीम वर्क का काम रहा है। हाइपीरियन जानकीर्स का था, सोहराब एंड रुस्तम मैथ्यू अर्नोल्ड का है। तो अगर हम बात करेंगे कि 47 का बी, यहाँ पे मिस मैच है, चूंकि बियोल्फ का राइटर का नाम यहाँ नहीं दिया हुआ है बल्कि उसके एज का नाम दिया हुआ है। हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ बूर्जुआ एपिक, किसने जो है बूर्जुआ एपिक का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है? बूर्जुआ एपिक का कॉन्सेप्ट जॉर्ज लुकाक्स ने दिया हुआ है। बूर्जुआ एपिक, बूर्जुआ एपिक जो है किसको कहा जाता है? मॉडर्न एज में जो नॉवेल आई है उसी को बूर्जुआ एपिक कहा जाता है। और ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है? जॉर्ज लुकाक्स ने दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर जो 48 है वो ये कहता है कि हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ बूर्जुआ एपिक, द कॉन्सेप्ट ऑफ बूर्जुआ एपिक वाज गिवन बाय जॉर्ज लुकाक्स। बाकी टीएस एलियट इसमें ऑप्शन है, मैंने पहले बताया था कि टीएस एलियट मॉडर्न एज के लीडिंग पोएट है। 1888 में उनका जन्म हुआ, 1965 में उनकी मौत हुई है। टीएस एलियट ड्रामेटिस्ट है, क्रिटिक है, पोएट है। और जब आप वो कहते हैं कि वो पोएट है तो उनका द वेस्टलैंड, उनका जीरोशन, उनका जर्नी टू मेजाई, देयर आर सो मेनी पोएम्स जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। उसके अलावा जब आप बात करते हैं हेनरी फील्डिंग की, लास्ट में जो ऑप्शन है 48 का डी, हेनरी फील्डिंग की, तो हेनरी फील्डिंग एक ऐसे राइटर है जो कॉमिक एपिक इन प्रोज, उन्होंने पोयम लिखा और उनकी सॉरी नॉट पोयम, नावल उन्होंने लिखा। उनका एक नावल बहुत फेमस है जिसे का नाम है जोसेफ एंड्रयूज। उसको क्या कहा जाता है कि कॉमिक एपिक इन प्रोज कहा जाता है, दैट इज नोन एज कॉमिक एपिक इन प्रोज। हु सेड द नॉवेल इज द एपिक ऑफ द वर्ल्ड दैट हैज बीन अबैंडन्ड बाय गॉड, किसने कहा है कि जो नॉवेल है यह एपिक है और जिसको ईश्वर ने त्याग दिया है? ये भी स्टेटमेंट जॉर्ज लुकाक्स का है। ये भी स्टेटमेंट किसका है? जॉर्ज लुकाक्स का। 49 का ये। तो यहाँ पे आपने देखा कि जॉर्ज लुकाक्स से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ बुर्जुआ एपिक? जॉर्ज लुकाक्स। Who said the novel is the epic of the world that has been abandoned by God? ये भी जो है आपका क्या है, जॉर्ज लुकाक्स का स्टेटमेंट है। लेकिन यहीं पर मैंने बताया कि 48 में एक क्वेश्चन, एक 48 में ऑप्शन दिया है हेनरी फील्डिंग। हेनरी फील्डिंग से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट चीज आता है कि हेनरी फील्डिंग को अगर देखा जाए तो फादर ऑफ नॉवेल भी कहा जाता है, इंग्लिश नॉवेल, फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल। हेनरी फील्डिंग ने जो नावल लिखा जोसेफ एंड्रयूज, उसमें उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि कॉमिक एपिक इन प्रोज। तो ये भी कहा जाता है कि किस आदमी ने ये शब्द कहा, कॉमिक एपिक इन प्रोज। नाउ एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 है, हु रोड द डायनेस्ट? ये डायनेस्टी हो गया है, वाई एक्स्ट्रा ऐड हो गया है, ये डायनेस्टी ना हो करके डायनेस्ट है। डायनेस्ट एक लिरिकल ड्रामा है और इस डायनेस्ट को जो है हार्डी ने लिखा है, सी। तो यू फाइंड कि 50 का जो सी है वो उसका सही आंसर है, 50 का सी। और जो आपका डायनास्ट है ये लिरिकल ड्रामा है और नेपोलियन बोनापार्ट को लेकर के इसमें जिक्र किया गया है। वाटरलू वार जो हुआ था उसका जिक्र इसमें किया गया है और ये एक लिरिकल ड्रामा है। तो नेपोलियन बोनापार्ट का, वाटरलू का, ये चीज हमें ध्यान में रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? इनमें से कौन सा एक इनकरेक्ट है? ड्रामेटिक मोनोलॉग इज एन ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री, सही। ये क्वेश्चन किस पर है? ड्रामेटिक मोनोलॉग पर है। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या है? इट वॉज एन ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री, बिल्कुल सही है। ब्राउनिंग इज नोन एज किंग ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग, ये भी बात सही है कि ब्राउनिंग को किंग ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग कहा जाता है। यूलिसिस वाज रिटन बाय टेनिसन एंड माय लास्ट डचेस बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग, ये भी सही है। यूलिसिस जो है किसके द्वारा लिखा गया था? टेनिसन के द्वारा। और साथ ही साथ जो है माय लास्ट डचेस किसके द्वारा? रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा लिखा गया था। 51 का डी है, माय लास्ट डचेस इज अबाउट
मॉडर्न ड्यूक, जो माई लास्ट डचेस है ये मॉडर्न ड्यूक के बारे में है। बिल्कुल सही है, माई लास्ट डचेस इज अबाउट मॉडर्न ड्यूक। सॉरी, ये पॉइंट गलत है। जो माई लास्ट डचेस है ये मॉडर्न ड्यूक के बारे में ना हो करके माई लास्ट डचेस इज अबाउट इटालियन रिनेशा ड्यूक। उसमें जिस ड्यूक का जिक्र किया गया है वो इटालियन, ITALIAN, इटालियन रिनेशा, रिनेशा ड्यूक है। इटली में जो रिनेशा पीरियड था उसके ड्यूक है। और वो कहाँ के ड्यूक थे? ड्यूक ऑफ फेरारा, जिन्होंने अपनी वाइफ का मर्डर करा दिया था। फिर लास्ट में है माई लास्ट डचेस इज रिटन इन हीरोइक कपलेट। ये सही है। इसका मतलब इसमें जो गलत है, कौन सा गलत है? माई लास्ट डचेस इज अबाउट मॉडर्न ड्यूक, बी आपका गलत है। माई लास्ट डचेस मॉडर्न ड्यूक के बारे में नहीं है, बल्कि माई लास्ट डचेस किसके बारे में है? माई लास्ट डचेस इज अबाउट, यह अगर आप देखेंगे कि यह किसके बारे में है, माई लास्ट डचेस इज अबाउट नॉट मॉडर्न ड्यूक बट अबाउट इटालियन रिनेशा ड्यूक के बारे में वो कहानी, जो ही गिव्स अ कमांड टू किल हिज जनरस एंड बेनिवोलेंट वाइफ। 51 का जो ई है, माई लास्ट डचेस इज रिटन इन हीरोइक कपलेट, माई लास्ट डचेस हीरोइक कपलेट में लिखा गया है। ये बात बिल्कुल सही है, माई लास्ट डचेस इज रिटन इन हीरोइक कपलेट। क्वेश्चन नंबर 52 है, टू फॉलो। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सब चीजें चल रही, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो ये आपका 51 का जो डी है ये कई बार पूछा जा चुका है कि माई लास्ट डचेस किसमें लिखा गया है। बहुत सारे लोग उसको क्या कहते हैं, ब्लैंक वर्ड्स में कहते हैं, लेकिन वो ब्लैंक वर्ड्स में नहीं है, वो हीरोइक कपलेट में है। क्वेश्चन नंबर 52 है, टू फॉलो नॉलेज लाइक अ सिंकिंग स्टार बियॉन्ड द utmost बाउंड ऑफ ह्यूमन थॉट हैज बीन टेकन फ्रॉम विच पोयम। ये हम सारे लोग जानते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। और किसका स्टेटमेंट है? इट्स द स्टेटमेंट ऑफ यूलिसिस 52 का। ये जो है यूलिसिस का स्टेटमेंट है कि हमें ज्ञान को डूबते हुए सितारे की तरह फॉलो करना चाहिए। जैसे डूबता हुआ सितारा कुछ रोशनी दे करके जाता, हमें उसी तरह से काम को करना चाहिए। टू फॉलो नॉलेज लाइक अ सिंकिंग स्टार बियॉन्ड द utmost बाउंड ऑफ ह्यूमन थॉट। क्वेश्चन नंबर 53 है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोस्पिके? प्रोस्पिके से क्या मतलब है? 53 का ये प्रोस्पिके मीन्स लुक फॉरवर्ड। प्रोस्पिके जो टाइटिल है ये लैटिन में है और इसका मतलब है लुक फॉरवर्ड। प्रोस्पिके इज द पोयम ऑफ रॉबर्ट ब्राउनिंग। जो प्रोस्पिके है ये रॉबर्ट ब्राउनिंग की पोयम है और यह लैटिन में इसका टाइटिल है। इसका मतलब है लुक फॉरवर्ड। लुक फॉरवर्ड का मतलब कि पोयट इज लुकिंग फॉरवर्ड लाइफ आफ्टर डेथ। मौत के बाद की जो जिंदगी है, पोयट उसके बारे में सोच रहा है, पोयट उसके बारे में बात करना चाहता है। तो लुक फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 54 है, हु सेड, किसने कहा, आई वॉज एवर अ फाइटर सो वन फाइट मोर द बेस्ट एंड द लास्ट। तो मैं हमेशा एक योद्धा रहा हूँ और मैं एक और युद्ध लड़ना चाहता हूँ। यह मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन और अंतिम युद्ध होगा। इट वॉज सेड बाई हुम? बाई रॉबर्ट ब्राउनिंग। सी। सो यू फाइंड कि 54 का सी है, किसने कहा मैं हमेशा एक योद्धा रहा हूँ और मैं लड़ना चाहता हूँ, यह मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा और लास्ट युद्ध होगा। इट वॉज सेड बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। हु रोड पुर्तगीज सॉनेट? किसने पुर्तगीज सॉनेट लिखा है? पुर्तगीज सॉनेट वाज रिटन बाय एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग। 55 का ए। एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग वाज द वाइफ ऑफ रॉबर्ट ब्राउनिंग। एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग रॉबर्ट ब्राउनिंग की वाइफ रही है। हु रोड पुर्तगीज सॉनेट? पुर्तगीज सॉनेट वाज रिटन बाय एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग whose wife is indirectly mentioned in प्रोस्पिके। किसकी वाइफ इनडायरेक्टली प्रोस्पिके नाम की पोयम में मेंशन की गई है? प्रोस्पिके इज अ पोयम ऑफ रॉबर्ट ब्राउनिंग और रॉबर्ट ब्राउनिंग की वाइफ को ही इनडायरेक्ट वे में मेंशन किया गया है और उनकी वाइफ का क्या नाम है? एलिजाबेथ
बैरड ब्राउनिंग। सो यू फाइंड हियर प्रोस्पिके जो पोयम है वो रॉबर्ट ब्राउनिंग की है और रॉबर्ट ब्राउनिंग की ही वाइफ एलिजाबेथ बैरड ब्राउनिंग है और उनको इनडायरेक्ट वे में उसमें मेंशन किया गया है। नाउ यू सी क्वेश्चन नंबर 57, which type of which type of poem has one speaker who speaks throughout the poem and other work as a listener। एक इसका खासियत है ड्रामेटिक मोनोलॉग का। वो कौन सी पोयम है जिसमें एक स्पीकर होता है, बाकी सारे लोग लिसनर का काम करते हैं। ये ड्रामेटिक मोनोलॉग का है। क्यों? ड्रामेटिक मोनोलॉग ही एक ऐसा पोयम है जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री है, जिसमें यू फाइंड ओनली वन स्पीकर और जितना भी स्पीकर होगा सब लिसनर का काम करते हैं। सो यू फाइंड होम, यू फाइंड ड्रामेटिक मोनोलॉग। बाकी ड्रामेटिक आयरनी, इंटीरियर मोनोलॉग। ऑलरेडी इंटीरियर मोनोलॉग आपका कौन सा एग्जांपल है? लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफराट। ड्रामेटिक मोनोलॉग माई लास्ट डच यूलिसिस, ये सब आपने पढ़ा ही है। विच टाइप ऑफ, क्वेश्चन नंबर 58 है, विच टाइप ऑफ द पोयम हैज पोएट एज अ स्पीकर एंड रिमेनिंग कैरेक्टर एज अ लिसनर। कह रहे हैं कि वह किस तरह की पोयम है जिसमें पोएट स्पीकर के रूप में होता है और लोग लिसनर के रूप में। ये 58 का बी, ड्रामेटिक लिरिक। ड्रामेटिक लिरिक एक ऐसा पोयम है जिसमें पोएट खुद स्पीकर का काम करता है और लोग लिसनर का। तो टिंटन अभी इज एन एग्जांपल ऑफ ड्रामेटिक लिरिक। स्पीकर कौन है? पोएट है। लिसनर कौन है? उसकी बहन डोरोथी वर्ड्सवर्थ है। क्वेश्चन नंबर 55, लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफराक इज एन एग्जांपल ऑफ इंटीरियर मोनोलॉग। 59 का ए, लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफराक इज एन एग्जांपल ऑफ इंटीरियर मोनोलॉग। क्यों इंटीरियर मोनोलॉग का एग्जांपल है? क्योंकि क्योंकि वो जो पोयम है, वो पोयम जो है उसमें उन्होंने एक जो अंदर का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसका जिक्र किया है। दैट इज एन एग्जांपल ऑफ इंटीरियर मोनोलॉग। क्वेश्चन नंबर 60 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? ला बिली डेम सांस मर्सी इज रिटन बाय कीट्स, बिल्कुल सही है। लिरिकल बैलाड इज अ जॉइंटली वर्क ऑफ एस.टी. कॉलरिज एंड वर्ड्सवर्थ, बिल्कुल सही है। राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर इज अ पोयम ऑफ कीट्स, यही गलत है। राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर इज अ पोयम ऑफ एस.टी. कॉलरिज। आगे ऑप्शन डी है, क्वेश्चनिंग, आंसरिंग, स्ट्रक्चर, क्वाट्रेन, स्टैंजा फॉर्म, रिफ्रेन, ABCB राइम पैटर्न, शॉर्ट स्टोरी इन वर्स आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैलड, सही है। जो क्वेश्चन नंबर 60 है इसमें सी जो है गलत है, बाकी सारी चीजें सही है। और आपको समझिए कि ये बैलट के बारे में बहुत सारी जानकारी आपको मिल जा रही कि ला बिलिटेव सांस मर्सी किसने लिखा? जॉन कीट्स ने लिखा। लिरिकल बैलाड जॉइंटली वर्क है एस.टी. कॉलेज और वर्ड्सवर्थ का। लिरिकल बैलाड 1798 में, 1800 में, 1802 में पब्लिश हुआ है। प्रीफेस टू लिरिकल बैलाड 1800 में आया जो वर्ड्सवर्थ के द्वारा जोड़ा गया। ऑल दीज थिंग्स यू सी। बैलाड केम फ्रॉम द बैलारे विच मीन्स मूविंग सॉन्ग। जो बैलाड है ये बैलारे वर्ड से आया जिसका मतलब मूविंग सॉन्ग होता है, बिल्कुल सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? इनमें से कौन सा सही नहीं है? एंग्लो सैक्सन कवर्स द पीरियड 450 से 1066, सही है। एंग्लो सैक्सन का जो टाइम है वो 450 से 1066 है। बी है, बियोल्फ इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी एपिक, सही है। बियोल्फ जो है या किसका एग्जांपल है? प्राइमरी एपिक का एग्जांपल है। और यह जो है कब आई है? एंग्लो सैक्सन पीरियड में आया हुआ है। द राइटर ऑफ बियोल्फ इज अननोन, जो बियोल्फ का राइटर है वो अननोन है, बिल्कुल सही है। इट इज अ टीम वर्क, ये भी सही है। इट इज द फर्स्ट एपिक इन इंग्लिश, ये भी सही है। होमर्स इलियड एंड ओडिसी इज एन एग्जांपल ऑफ फर्स्ट प्राइमरी एपिक ऑफ द वर्ल्ड, ये भी सही है। साइन वुल्फ वाज द लीडिंग पोएट ऑफ एंग्लो नॉर्मन। साइन वुल्फ जो है लीडिंग पोएट एंग्लो नॉर्मन पीरियड का नहीं था, बल्कि जो है साइन वुल्फ जो था वो एंग्लो सैक्सन पीरियड के थे। साइन वुल्फ वाज द पोएट ऑफ एंग्लो नॉर्मन पीरियड, जी गलत है। एंग्लो नॉर्मन पीरियड के नहीं थे बल्कि एंग्लो सैक्सन पीरियड के थे। क्वेश्चन नंबर 52 तक मैं डील करूंगा आज की क्लास में। ये बताइए सब समझ में तो आ रहा है? मैं जवाब चाहता हूँ, ऐसा तो नहीं आपको लग रहा है जल्दी कर रहे हैं?
Anyone respond me? क्लियर है सब। क्वेश्चन नंबर 62 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग, इनमें से कौन सा एक गलत है। मिरेकल प्ले बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ सेंट, जो मिरेकल प्ले है ये सेंट्स के जीवन पर आधारित है, बिल्कुल सही है। मोरालिटी प्ले बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ जीसस क्रिस्ट ये गलत है। मोरालिटी प्ले जो है ये कॉमन आदमी के जीवन पर आधारित है, ना कि जो है सेंट्स की, ना कि जीसस क्रिस्ट की लाइफ पर। मिस्ट्री प्ले बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ जीसस क्रिस्ट ये सही है। इंटरल्यूड का मतलब होता है कि कॉमिक रिलीफ, और या लैटिन में उसी को कहा जाता है बिटवीन द प्ले, मतलब इंटरल्यूड जो है लैटिन वर्ड है और उसी का मतलब कॉमिक रिलीफ या बिटवीन द प्ले। एवरी मैन फर्स्ट मोरालिटी प्ले, एवरी मैन पहला मोरालिटी प्ले, ये सब जो है बिल्कुल क्या है वो है। तो दो तीन पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखना है। एवरी मैन फर्स्ट मोरालिटी प्ले, इंटरल्यूड कॉमिक रिलीफ आर इन लैटिन बिटवीन द प्ले, मिस्ट्री प्ले बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ जीसस क्रिस्ट, ये सब सही है। और फिर आप देखते हैं कि यहाँ पे जो 62 का बी था मोरालिटी प्ले, वो जीसस क्रिस्ट की लाइफ पर ना आधारित होकर के कॉमन आदमी की लाइफ पर आधारित है। तो आई हैव डन टुडे, और मैं भी थोड़ा सा वो है कि